हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री में सल्तनत युग की लास्ट वीडियो है, जिसमें हमारा सल्तनत युग पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम सल्तनत युग के बाकी बचे हुए दोनों वंशों को पढ़ेंगे। ये दोनों वंश थे सैयद वंश और लोधी वंश। जिस तरीके से हमने सल्तनत युग की बाकी वीडियोस अपलोड की हैं, उनमें हमने किया था गुलाम वंश को, फिर हमने किया खिलजी वंश, तुगलक वंश, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैयद वंश और लोधी वंश। दोनों को ही हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो सल्तनत युग था उसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी तक था, जो कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। और इस सल्तनत युग में 5 वंश हमने पढ़े, जिनमें से 3 वंश हम कर चुके हैं, 2 आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित थे। अगर हम सल्तनत युग की बात करते हैं तो सल्तनत युग में बाकी जो तीनों वीडियो हमने किया, जो तीनों वंश हमने किए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये तीनों वंश तुर्क मुसलमानों से संबंधित थे। यानी कि जो ये जिन मुस्लिमों द्वारा यहाँ शासन किया गया इन वंशों में, वो तुर्क जाति से संबंधित थे। बाकी ये दोनों जो वंश बचे हुए हैं, सैयद वंश है या लोधी वंश है, ये तुर्क मुसलमानों से संबंधित नहीं है। अगर लोधी वंश की हम बात करते हैं तो ये एक अफगानी वंश था। तो चलिए देख लेते हैं हम सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। तो सैयद वंश है, उसका समय अगर हम देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं, तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहता है। और फिर लोधी वंश का शासन देखा जाए तो 1451 से 1526 तक रहता है। तो सैयद वंश देखिए, कई बार पूछा जाता है कि खिज्र खान द्वारा किस वंश की स्थापना की गई या सैयद वंश की स्थापना किसने की। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तुगलक वंश का जो लास्ट राजा था, अंतिम शासक था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके टाइम पर 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है, और उस आक्रमण के दौरान जो दिल्ली का सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, वो उसका सामना भी नहीं कर पाता तैमूर लंग का, और तैमूर लंग काफी सारा लूटपाट मचाकर दिल्ली में वापिस लौट जाता है अपने मध्य एशिया के देश में। तो इस तरीके से उसने काफी उत्पात मचाया, जिससे तुगलक वंश का पतन हो जाता है। जाते हुए उत्तर पश्चिम भारत में, यानी कि पंजाब के क्षेत्र में क्या करता है, ये जो तैमूर लंग था, ये खिज्र खां को अपना सेनापति घोषित करके जाता है, या वहां का सेनापति बना के जाता है खिज्र खां को। अब जो अव्यवस्था फैली हुई थी दिल्ली सल्तनत में, या दिल्ली जो राजधानी थी वहां पर, उसका फायदा उठाकर खिज्र खां उत्तर पश्चिम राज्य से आ जाता है दिल्ली में, और यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना करता है, जो क्या था, सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था, जिसको तैमूर जाते हुए यहाँ पर सेनापति बना के गया था उत्तर पश्चिम भारत का। तो इसमें जो खिज्र खां था, या जो सैयद वंश के लोग थे, ये अपने आप को पैगंबर के वंशज मानते थे। पैगंबर कौन हुआ? जैसे हमने पढ़ा था, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? महमूद साहब थे, जो वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनको पैगंबर बोला जाता है, मोहम्मद साहब को। तो महमूद साहब को पैगंबर बोला जाता है। इन्हीं पैगंबर के वंशज थे सैयद वंश के लोग। जो भी सैयद वंश के शासक थे, वो इस पैगंबर के अपने आप को वंशज मानते थे। जो खिज्र खां था, इसने क्या किया? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी खिज्र खान ने। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि, यानी कि एक प्रतिनिधि के रूप में शासक किया इसने, पूरी तरीके से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो खिज्र खान से हम सिर्फ यही चीज करेंगे, ये क्या था? तैमूर लंग का सेनापति था, सैयद वंश की स्थापना इसके द्वारा की गई, और इसने उपाधि धारण की रैयत ए आला की। और सैयद वंश के शासक अपने आप को पैगंबर के वंशज मानते थे। फिर उसके बाद देखते हैं हम, खिज्र खां के बाद इसका बेटा था, इसका पुत्र था मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश का नेक्स्ट शासक बनता है, नेक्स्ट सुल्तान बनता है। जैसे ये शासक बनता है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जिस तरीके से इसके पिता ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, इसने उस उपाधि को नहीं धारण किया, इसने किया सुल्तान की उपाधि को धारण किया मुबारक शाह ने, और अपने ही नाम से मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की। इसने किसने की? मुबारक शाह ने अपने नाम से मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। और इसके राज दरबार में एक मुख्य कवि था, लेखक था अहमद सरहिंदी।
कौन था? अहमद सरहिंदी, जिसने तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, पुस्तक का पूछ लिया जाता है कि तारीख-ए-मुबारक शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई। या फिर क्वेश्चन बनता है तारीख-ए-मुबारक शाही में किस वंश का वर्णन था? तो सैयद वंश का वर्णन किया गया था तारीख-ए-मुबारक शाही में। और सैयद वंश के शासक कौन थे उस टाइम पर? मुबारक शाह। यहाँ ध्यान रखें कि खिलजी वंश में भी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम मुबारक खिलजी था। तो वहां और यहाँ दोनों अलग अलग मुबारक हैं, ये ध्यान रखेंगे। वो मुबारक खिलजी था जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और ये मुबारक शाह है जो कि खिजर खां का पुत्र है। और ये सैयद वंश से संबंधित, वो खिलजी वंश से संबंधित। तो दोनों चीजों को अलग रखेंगे और याद रखेंगे तारीख-ए-मुबारक शाही इस सैयद वंश वाले मुबारक शाह के पर लिखी गई, अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अंतिम शासक इस सैयद वंश का कौन था? आलम शाह। सिर्फ यहाँ से यही ध्यान रखेंगे हम, अंतिम शासक था आलम शाह। अगर देखा जाए सैयद वंश में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है खिजर खां इसका संस्थापक और मुबारक शाह से संबंधित ये अहमद सरहिंदी की पुस्तक का नाम। तो यहाँ से सैयद वंश से सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? लोधी वंश, जो कि सल्तनत युग का लास्ट वंश था। लोधी वंश अंतिम वंश के रूप में लोधी वंश को हम जानते हैं, जिसका समय अगर हम देखते हैं तो 1451 से लेकर 1526 जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उस तक ये लोधी वंश कायम रहता है। अब लोधी वंश था, ये पहला अफगान वंश था। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्तनत युग में कौन सा वंश अफगान वंश था? तो लोधी वंश अफगान वंश था और पहला अफगान वंश था ये। ठीक है, अगर इंडिया में हम बात करें तो पहला अफगानी वंश कौन सा था? लोधी वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। तो संस्थापक कौन हो गए लोधी वंश के? बहलोल लोधी, जिसका समय था 1451 से लेकर 89 तक। अगर हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सल्तनत युग में सबसे लंबे समय तक कौन सुल्तान बना रहा? तो बहलोल लोधी था वो। अगर सुल्तान की बात पूछी जाए तो बहलोल लोधी, और वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक रहने वाला वंश था, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। तो बहलोल लोधी सबसे लंबे समय तक सुल्तान बनने वाला ये सुल्तान था। लोधी वंश पूरे सल्तनत युग का बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक इसका समय रहता है। अपने ही नाम से ये बहलोल नामक एक सिक्का चलाता है, जो कि काफी लंबे समय तक, अकबर के समय तक मुद्रा के लेन देन के रूप में इस बहलोल सिक्के को यूज किया गया। तो बहलोल लोधी संस्थापक, सबसे लंबे समय तक रहने वाला सुल्तान सल्तनत पीरियड का, और इसने अपने नाम से बहलोल सिक्का चलाया। अब जो बहलोल लोधी थी, इसके दो पुत्र थे। एक तो सिकंदर लोधी, जिसका नाम आपने सुना होगा, और एक था इसका पुत्र जलाल खां। तो जलाल खां को ये जौनपुर का शासक बना देता है और सिकंदर लोधी बन जाता है दिल्ली का शासक, दिल्ली का सुल्तान। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा अगर कोई था लोधी वंश का तो वो कौन था? सिकंदर लोधी था। समय इसका देख लेते हैं हम, 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी लोधी वंश का शासक बना रहता है, या सल्तनत युग का शासक बना रहता है। इसने अपने समय में क्या क्या काम किए? एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में, डेट ध्यान रखेंगे, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था 1504 में। 1504 में इसने बसाने के बाद 1506 ईस्वी में इस आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। अब तक दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। अब पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? आगरा में बनाई है। इससे पहले हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की थी दौलताबाद, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद। और ये दूसरा राजा था जिसने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा और 1506 में इसको राजधानी बनाया जाना। इसने एक भूमि को मापने के लिए एक पैमाना शुरू किया था, जिस पैमाने का नाम था गजे सिकंदरी। ठीक है, एक पैमाना था जिससे भूमि को मापा जाता था, गजे सिकंदरी। तो यहाँ से इसी के नाम से है तो ज्यादा याद करने में हम मुश्किल नहीं होगी। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्तनत पीरियड में भूमि पैमाने का कौन सा एक पैमाना था? तो गजे सिकंदरी पैमाने के रूप में यूज किया जाता था, जो कि सिकंदर लोधी के द्वारा शुरू करवाया गया था। सिकंदर लोधी एक अच्छा कवि था, लेखक था, और ये बहुत सारी कविताएं लिखता था। इसने और कविताओं में ये अपना मूल नाम सिकंदर लोधी ने लिखकर उपनाम लिखता था गुररुखी। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था। तो ध्यान रखेंगे, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी शीर्षक के नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हम ध्यान रखेंगे। फिर सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है, इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जिसका समय था 1570 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और इसी के समय में प्रथम पानीपत युद्ध, पहला पानीपत युद्ध लड़ा जाता है। तो इम्पोर्टेंट इसकी बातें देख लीजिए। अंतिम शासक होता है ये सल्तनत युग का या लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसके समय में जो बाबर था उसका आक्रमण होता है भारत पर। बाबर फरगना का शासक, मध्य एशिया में स्थित था फरगना, वहां का शासक था। अब बाबर को वहां पर भी काफी सारी चुनौतियां मिली थी अपने आसपास के राजाओं से, अपने रिश्तेदारों से। तो उसको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपना शासन बढ़ा सके और शासन कर सके। तभी भारत में दो राजा थे जिन्होंने निमंत्रण भेजा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। अभी निमंत्रण भेजने वाले दो राजा कौन थे? आलम खान। ये आलम खान कौन था? ये इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खान। और दौलत खान लोदी ये पंजाब का शासक था। तो दोनों ने इन्होंने क्या किया? बाबर को निमंत्रण भेजा कि भारत में आए और यहाँ पर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया। अब उनके निमंत्रण पर बाबर भारत में आ जाता है और इब्राहिम लोदी के साथ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पहला पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। विजयी कौन होता है? बाबर विजयी हो जाता है। तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी कौन था? मध्यकालीन भारत का पहला राजा था। अब तक जितने भी युद्ध हमने देखे या जितने भी पढ़े हैं उनमें हम देखते हैं कि किसी राजा की कोई मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। कौन था ये? इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के द्वारा हार गया और मारा गया। तो इस युद्ध के क्या परिणाम निकले थे? इस युद्ध के बाद पूरी तरीके से सल्तनत युग का, लोदी वंश का अंत हो गया था, पतन हो गया था और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम क्या था? मुगल वंश। तो पूछ लिया जाए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 में हुई और इसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा की गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा बाबर विजयी हो गया और बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो सल्तनत युग का अंत होता है 1526 में और मुगल वंश का आरंभ होता है। तो हमने देख लिया इब्राहिम लोदी के बारे में ये चीजें। पहला ऐसा युद्ध था पानीपत का जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग कब किया गया था? कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा तोपों का यूज किया गया था। तो इब्राहिम लोदी के बारे में ये बातें थी। अंतिम शासक हो गया ये सल्तनत युग का, लोदी वंश का, और इसने बाबर के साथ प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा और उसमें युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक बना। इस युद्ध से क्या होता है? मुगल वंश की स्थापना होती है, सल्तनत युग का अंत होता है और पहला युद्ध था जहां पर भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से हमने सल्तनत युग को बड़े विस्तृत तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपने ये तीनों चारों वीडियो अच्छे से देखी होगी तो सल्तनत पीरियड का कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने 5 वंश पढ़ लिए हैं सल्तनत युग के। गुलाम वंश हो गया हमारा, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। जिसमें हम बात करते हैं सबसे लंबे समय तक कौन सा वंश रहा, तो तुगलक वंश। सबसे कम समय तक रहने वाला कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। और इसके प्रमुख जो भी राजाएं थे, हर वंश के हम राजाओं को पढ़ चुके हैं। अंतिम वंश लोधी वंश था, वो एक अफगान वंश था। तो पहले तीनों तुर्क वंश थे। सैयद वंश की बात करते हैं तो पैगंबर के वंशज मानते हैं अपने आप को। और 5वां वंश लोधी वंश क्या था? अफगान वंश था। इस तरीके से हमने इस वीडियो में सल्तनत युग को पूरा कर लिया है और सल्तनत युग के 5 वंश और इसके जो भी राजाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते थे वो सारे आपके इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।